हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स। और जैसा कि हम लोग अपने क्लास 12th के लिए बहुत सारे कंटेंट्स को लेकर आए, आज हम बिल्कुल ही हटके अपने क्लास 11th वाले बच्चों की डिमांड पर क्लास 11th का एक उनके अकॉर्डिंग सो कॉल्ड टफ चैप्टर, और मुझे तो लगता है ये चैप्टर चैप्टर ही नहीं, इतना इजी चैप्टर है ये, ठीक है, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। उसके लिए आज हम एक डेडिकेटेड क्लास लेकर आए हैं। डेप्रिसिएशन को मैं तो बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि बचपन से ही हम देखते समझते आ रहे हैं और प्लस माइनस भी हमें आता है। बस अपनी सूझ समझ को प्लस माइनस के साथ इस्तेमाल कर देने से आपका डेप्रिसिएशन का चैप्टर आसानी से खत्म हो जाता है। तो आज हम डेप्रिसिएशन को पूरे तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच से आपको समझाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ थियरीज, कुछ कंसेप्ट्स, कुछ लॉजिक्स तो क्लियर कर दूं। तो सबसे पहला मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूं वो ये है कि डेप्रिसिएशन जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? तो मैं इसको बोलता हूं फॉल इन दी value of fixed assets। fall in the value of fixed assets, बेटा fall in the value of fixed assets। तो सर क्या करंट एसेट पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता? बिल्कुल सही बोला बेटा, नहीं लगता। एमसीक्यू में पूछता है कई बार, ठीक है। क्यों नहीं लगता आगे जानेंगे। और अगर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना है डेप्रिसिएशन से जुड़ा, तो हमारा एक शॉर्ट्स का पूरा सीरीज ही हमने डेप्रिसिएशन के ऊपर, अलग अलग एसेट के ऊपर अलग अलग लॉजिक क्यों लगता है क्यों नहीं लगता है बताया भी है। आप उसे भी गो थ्रू कर सकते हो, आधे आधे सेकंड के वीडियो हैं, ठीक है। अच्छा, फॉल इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अच्छा ध्यान सुनना, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट क्यों होता है सर? ड्यू टू, सबसे पहला, कंटिन्यूअस यूज या टूटना फूटना, वियर एंड टियर, या आउटडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है उस वजह से आउटडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, या पासेज ऑफ टाइम, पासेज ऑफ टाइम मतलब टाइम बीतने के वजह से। सर ये क्या लिखा है आपने, इसका मतलब तो बता दीजिए। इसका मतलब है कि जब हम लेट सपोज एक गाड़ी खरीदते हैं, एक बाइक खरीदते हैं या एक स्कूटी खरीदते हैं और शोरूम से लेकर निकल जाते हैं, रोज उसको रगड़ के यूज करने लगते हैं, और कोई एक साल बाद, लेट सपोज वो बाइक 1 लाख की थी, एक साल बाद आपसे आकर पूछता है कि आज इसकी वैल्यू क्या है, तो आप उसको क्या बोलते हो? 1 लाख? गलती से बोल मत देना। 1 लाख का खरीदा था यार, अभी साल भर हुआ है, साल भर के बाद क्या कोई 1 लाख उसका देगा? नहीं, उसकी वैल्यू गिरेगी। और यही जो गिरी हुई वैल्यू है ना, इस गिरे हुए डिफरेंस वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। यानी फिक्स एसेट में जब कोई वैल्यू गिरती है तो उस गिरी हुई वैल्यू को डेप्रिसिएशन कहते हैं। और उसके गिरने के कुछ ये कारण हैं कि हम उसका इस्तेमाल किए, इसलिए वो थोड़ी पुरानी हो गई, या कई बार इस्तेमाल नहीं भी किए, या किसी रीजन से उसमें वियर टियर आ गया, मतलब टूट फूट गया कोई चीज, तो भी उसकी वैल्यू गिर जाती है। या वो टेक्नोलॉजी अगर हमने रखी भी है एकदम साफ सुथरी, कहीं चलाई नहीं है आज तक, रोड पे निकाली नहीं वो बाइक को, लेकिन वो बाइक का मॉडल पुराना हो जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, वो बनना बंद हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी के ऑब्सोलीट होने की वजह से, ऑब्सोलेंस कहते हैं इसको, ऑब्सोलेंस होने से, या आप कह सकते हो ऑब्सोलीट होने से, आउटडेटेड होने से भी इसको हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू गिर सकती है। या विथ द टाइम धीरे धीरे वो पुराना होते जाएगा, तो पासेज ऑफ टाइम की वजह से भी वैल्यू गिरती है। इतना बात समझ में आया? ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है और क्यों होता है कि तो आंसर मिल गया। सर ये डेप्रिसिएशन निकालते कैसे हैं, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकलता है? तो मैं आपको अगर बोलूं कि आप जो 1 लाख की बाइक खरीदे थे, ये 10 साल चलेगी,
तो बताओ हर साल कितनी गिरेगी इसकी वैल्यू। तो आप बोलोगे सर अगर 10 साल चलनी है, बराबर बांट दिया जाए तो हर साल लगभग 10,000 रुपए गिर जाएगी इसकी वैल्यू। तो आपने इसको डिवाइड किया तो आपका निकल कर आया 10,000 रुपए हर साल इसकी वैल्यू गिरेगी। तो हर साल गिरी हुई वैल्यू को हमने हर साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट बोला। ये कैसे निकल कर आया? सर कॉस्ट को मैंने किससे डिवाइड किया? उसकी जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ थी, उसकी जो यूजफुल लाइफ थी उतने। तो मैं एक एग्जांपल लिया कि 10 साल एक बाइक चलनी है, 1 लाख की वो बाइक है, तो हर साल वो 10-10 हजार की चलेगी एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं अगर आपको ऐसे बोल दूं कि 10वें साल पर जब आप वो नहीं चलने लायक होगी, उसको भंगार में भी बेच दोगे, तो भी आपको लेट सपोज उससे आपको कहीं ना कहीं 10,000 रुपए कबाड़ के भाव में बेचने पर भी उसके लोहे की कीमत मिल जाएगी आपको। तो अगर ऐसा हो तो आप कहोगे ना सर 1 लाख में से अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो 10,000 तो मुझे मिल जाएगा, तो ये खर्चा हटा देते हैं, बाकी बचा जो 90,000 का खर्च, उस 90,000 को ही ना 10 साल में बांटना चाहिए। तो इस हिसाब से तो 9,000 रुपए ना आना चाहिए डेप्रिसिएशन। तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हो बेटा। इसी को हमने लिखा कॉस्ट माइनस कबाड़ का भाव बोले तो स्क्रैप वैल्यू, या कई लोग इसको सैलवेज वैल्यू भी बोल देते हैं, सैलवेज वैल्यू अपॉन उसका यूजफुल लाइफ। ठीक है, यूजफुल लाइफ। तो जितने साल वो चलने वाली है, कॉस्ट में से उसका जो रिकवरी हो जाएगा कॉस्ट का स्क्रैप वैल्यू बेचकर कबाड़ के भाव से, उसको हटा देते, जो मेरा नेट कॉस्ट है उसको उसके यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा हर साल कितना वो वैल्यू खत्म होगा, गिरेगा, वो पता चल जाता है। अच्छा, तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला, स्क्रैप माइनस करेंगे इसमें। ठीक है। अच्छा सर ये तो अमाउंट हुआ, सर डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कैसे निकलता है, रेट कैसे निकलता है डेप्रिसिएशन का? तो कोई बात नहीं ना बेटा, देखो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है और नीचे जो उसका कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका रेट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि अगर मैं 9,000 या 10,000 के हिसाब से लूं, चलो मैं 9,000 ले रहा हूं, अगर 9,000 का अमाउंट आया 1 लाख की मशीन पर इंटू 100, तो परसेंटेज आया 9%, और 10,000 वाला वैल्यू लिया होता तो 10% आता। तो यही चीज ये बात आपको बोल रहा है कि इसका मतलब क्या है, डेप्रीसिएशन का जो हमारा परसेंटेज या रेट निकल कर आता है उसका सिंपल सा है, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को उसके कॉस्ट से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करो। किसी भी चीज को रेट निकालना हो या परसेंटेज तो हम ऐसे ही तो निकालते हैं यार, कि जो अमाउंट मतलब हमारा मार्क्स जितना आता है और टोटल मार्क्स इनटू 100, तो इसका टोटल कॉस्ट नीचे रख दिया हमने, जितना हमारा डेप्रिसिएशन आया वो ऊपर रख दिया, इनटू 100 कर दिया, तो इसका परसेंटेज निकल गया, इसका रेट निकल गया। तो अब एक और बात बताइए, क्या होता है, क्यों होता है और कैसे निकालते हैं, तो पता चला। सर नेक्स्ट बात अब ये सुनना, कंसेप्ट सुनना ना, ये क्या होता है जब हर साल डेप्रिसिएशन होगा? सर ये डेप्रिसिएशन क्यों होता है? तो सुनना, इसके पीछे ना दो चीज मैं आपको बता रहा हूं। गोइंग कंसर्न प्लस मैचिंग का प्रिंसिपल, मैचिंग का प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट और मैचिंग का प्रिंसिपल, ये क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न हमें बोलता है कि हमारे बिजनेस की अनलिमिटेड लाइफ है लेकिन हमारे एसेट की लिमिटेड लाइफ है। तो ये बोलता है कि करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट्स अलग अलग होंगे, इनका लाइफ भी ये बता देता है, और फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, ये बात भी ये बताता है। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड लाइफ में ये फिक्स्ड एसेट्स का कितना दिन तक का लिमिटेड रोल है ये पता तो करना होगा। वरना हम एक मशीन खरीद के कंपनी में लाएं और बोले कि आजीवन चलते जाएगा, तो बेवकूफी है ये, कुछ सालों बाद वो खत्म हो जाएगा, 10 15 20 साल बाद। लेकिन हमारा बिजनेस 10 15 20 साल बाद नहीं खत्म होगा। तो ये बोल रहा है हमारे अनलिमिटेड लाइफ में इसका लिमिटेड लाइफ कितना दिन तक ये साथ देगा हमारे बिजनेस का, वो पता करना भी जरूरी है। तभी तो हम जब तक वो साथ देगा तब तक उसका साथ लेंगे और फिर उसको रिप्लेस मारेंगे। तो पहले पता करके रखेंगे कि रिप्लेस कब करना है, तभी तो। अच्छा, दूसरी बात मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है इसलिए डेप्रिसिएशन हर ईयर में उतना ही चार्ज करते हैं जितना यूज हुआ हो, यानी जितना उसका बेनिफिट लिया हो हमने। तो जितना हमने उस चीज का बेनिफिट लिया है उतना ही मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि इस साल के होने वाले
इनकम से ही इस साल के होने वाले एक्सपेंसेस को माइनस करो। तो हम पूरा डेप्रिसिएशन एक बार में 10 साल का नहीं माइनस करते, हर साल माइनस करने का रीजन है मैचिंग बोलता है जितना इस्तेमाल किया है, ठीक है, इस साल में उतना ही इस साल में डेप्रिसिएशन होना चाहिए, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न और मैचिंग तो ये बोलते हैं, लेकिन जब जब ये गिरता है, एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक तरीके का क्या है, लॉस, और ये लॉस हमारे को हर साल के एंड में हो जाएगा, ठीक है, हर साल हम यूज करेंगे तो वैल्यू गिरेगी। तो एक और प्रिंसिपल अब आएगा आपका, थ्योरी समझो बेटा बहुत अच्छे से, ठीक है, लॉजिक्स बता रहा हूं। प्रूडेंस का प्रिंसिपल, प्रूडेंस का प्रिंसिपल बोलता है कि अगर तुम्हें जब ये बात पता है कि तुम्हारे इस एसेट की वैल्यू गिरते ही जाएगी, गिरते ही जाएगी, गिरते ही जाएगी, तो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए तुम माथा पकड़ के मत बैठो, तुम क्या करो, एक प्रोविजन तो बनाओ। तो वही चीज के लिए यहां पर क्या हुआ, प्रूडेंस की वजह से जब भी हम उधर डेप्रिसिएशन बनाते हैं, चार्ज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बना लेते हैं। प्रोविजन मतलब हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में से एक पार्ट निकाल कर, प्रॉफिट का एक पार्ट निकाल कर एक गुल्लक में डाल देंगे, उस गुल्लक का नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जैसे सलमान खान की एक मूवी थी मुझसे शादी करोगी, उसमें वो क्या करता था, अपनी बहन के शादी के लिए, अपने मम्मी के इलाज के लिए और अपनी एक बाइक खरीदने के लिए वो क्या करता है, तीन अलग अलग गुल्लक बनाता है और उस गुल्लक के ऊपर नाम लगा देता है कि ये बहन की शादी का है, मम्मी के इलाज का है, या मेरी गाड़ी का है, ठीक है। तो उसी को हमने क्या बोला, प्रोविजन। वो आने वाले फ्यूचर के इवेंट के लिए आज से सेविंग कर रहा है। तो हमें भी ये पता है कि 10 साल के बाद ये बाइक तो हो जाएगी गायब। तो सर बाइक गायब हो जाएगी, तो उसको हम रिकवर कैसे करेंगे, उस दिन हम अचानक से ऐसे बाइक, चलो बाइक तो 1 लाख की बात थी, कंपनी में इतने करोड़ों के एसेट होते हैं, और वो करोड़ों के एसेट अचानक से अगर मैं प्रोविजन ना बनाऊं गायब हो जाए, तो अचानक से मेरे को उतने करोड़ रुपए लगाकर एक नया एसेट लाना होगा, और एक बार में उतना पैसा एक ही एसेट में लगा दिए तो बिजनेस चलाएंगे कैसे, रॉ मटेरियल कैसे आएगा, लोगों की सैलरी कैसे जाएगी। तो इसी के लिए ये क्या बोलता है, इतने बड़े बड़े एसेट के लिए, फिक्स्ड एसेट के लिए आप एक बार में पेमेंट नहीं कर सकते। तो जब आप एसेट खरीदते हो और आपको पता है कि ये 10 साल, 15 साल, 20 साल चलेगा, तो आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा हर साल के प्रॉफिट में से जितना उसका वैल्यू घटते जा रहा है उतना प्रॉफिट में से काट के रखते चलो। इधर वैल्यू गिरा, उतनी ही वैल्यू को काट के अपने प्रॉफिट में से रख लिया, इधर वैल्यू गिरा, उतने ही प्रोविजन बनाते जा रहे हो। तो क्या हो रहा है, जितना वैल्यू गिर रहा है उतना रिजर्व बढ़ रहा है, जितना ये गिर रहा है उतना ये बढ़ रहा है। तो जैसे ही ये जीरो होगा ये फुल हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन हुआ ना, जैसे ही ये जीरो होगा ये फुल हो जाएगा, जैसे ये फुल हो जाएगा तो आप इस पैसे को, मतलब ये खराब हो गया, इसको हटाए, इस पैसे से नया ले आए। तो वो चीज के लिए हमें क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन लाना पड़ता है। इतनी बात समझ में आया, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन के लिए हमारा एक प्रोविजन बनता है, और वो प्रोविजन के लिए खास बात आप याद रखोगे, वो प्रोविजन क्या बोलता है हमारा, कि आपको क्यों बनाने को बोला, प्रोविजन बनाने को बोला, क्योंकि हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर में, ये प्रूडेंस का कंसेप्ट। तो प्रूडेंस का कंसेप्ट बोलता है कि आपको हमेशा ही इसके लिए बनाकर रखना चाहिए प्रोविजन। अच्छा, अब और आगे चलते हैं, ठीक है, अब और आगे चलते हैं इसकी प्रोविजनिंग के लिए, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो हाँ, तो हम बेटा कहाँ थे कि प्रूडेंस के लिए, ठीक है। तो प्रूडेंस क्या बोला इस तरीके से कि भैया जब भी होगा लॉस तब बनाओ प्रोविजन, और प्रोविजन से उस लॉस को कर दो गायब, ठीक है। अच्छा सर, कैसे चार्ज किया जाता है ये प्रोविजन, तो देखो, डेप्रीसिएशन को चार्ज करने के मेथड तो बहुत हैं, मेथड बहुत हैं, आपके सिलेबस में दो हैं। तो दो मेथड है, SLM और WDV, ठीक, SLM और WDV, स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसको क्या बोलते हैं और नाम क्या है, तो इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड ग्राफ या फिक्स्ड लाइन मेथड, फिक्स्ड ग्राफ, फिक्स्ड लाइन या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या इसको हम कॉस्ट या हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड भी बोल देते हैं, कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड भी बोल देते हैं। तो ये सब इसके नाम है। और WDV का, रिटर्न डाउन वैल्यू का और नाम क्या है, तो इसको डिमिनिशिंग
डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड भी बोल देते हैं, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड भी बोल देते हैं, ठीक। और एक और इसका नाम है हमारा बुक वैल्यू मेथड भी इसको बोलते हैं, बुक वैल्यू मेथड। इतना बात समझ में आया? ये सब इसके नाम हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में दोनों हैं। अच्छा, एक ना बच्चों से उनके टीचर्स लोग ना क्वेश्चन पूछ देते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मैं उसको भी यहां बताता हूं आपको, सुनना। एक क्वेश्चन बच्चों से क्या पूछ दिया जाता है, बच्चों से टीचर पूछ देते हैं कि ये बताओ इनकम टैक्स एक्ट किसके कौन से मेथड को मानता है या चार्ज करने का यूज करता है, ठीक है। कौन से मेथड को यूज करता है चार्ज करने के लिए अपने एसेट पे? तो इनकम टैक्स ना डब्ल्यूडीबी मेथड को वैलिड मानता है। वैलिड इन द सेंस ये नहीं कहता कि एसएलएम गलत है, वो ये बोलता है कि मैं टैक्स के पर्पज से या प्रॉफिट कैलकुलेट करने के पर्पज से आपका डब्ल्यूडीबी ही एक्सेप्ट करूंगा, एसएलएम नहीं करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं करूंगा, लेकिन जनरली नहीं करते हैं, ठीक है। और लॉजिकल भी है बेटा। एक चीज सोचो क्यों ऐसा बोला। एसएलएम मेथड में ना बोलता है कि एंड में जाकर वैल्यू हो जाएगी नील, यानी वैल्यू हो जाएगी एसेट की जीरो। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है बेटा। एंड में कबाड़ के भाव भी बेचोगे तो नील तो नहीं होगी वैल्यू, कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू तो निकलेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। तो कितना भी आप एसेट को कर दो, एसेट की वैल्यू जीरो होना इम्पॉसिबल है। तो याद रखना प्रैक्टिकली डब्ल्यूडीवी ही अप्लाई किया जाता है, लेकिन सर अगर सिर्फ डब्ल्यूडीवी ही किया जाता है तो एसएलएम क्यों पढ़ना? बट बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, रियल लाइफ में अगर आपको मैं बात बताऊं तो एसएलएम और डब्ल्यूडीवी नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग इसमें बिजनेस पर अलग अलग वे से लगाना पड़ता है, अलग अलग मेथड से लगाना पड़ता है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस विच मेथड शुड बी अडॉप्टेड। लेकिन नेचर ऑफ बिजनेस क्लासिफाई करना आपके सिलेबस में नहीं है, आपको तो जो मेथड बोल देगा उससे चार्ज करना है, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिसमें वैल्यू जीरो भी हो सकती है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, नेचुरल एसेट्स वाले, माइनिंग के, अगर आपका कोल माइन है या आपका सैंड निकालने के लिए खनन वाला है आपका, तो अगर आप ऐसे एसेट को, नेचुरल एसेट को लीज आउट किए हो, ठीक है, या आप उस पे माइनिंग कर रहे हो, तो एक समय के बाद वो खत्म होगा, डिप्लीट हो जाएगा, तो वहां पर वैल्यू तो जीरो हो जानी चाहिए, ठीक है। या कुछ ऐसे हैं जिनकी वैल्यू सीधा ड्रास्टिकली गिरती है और जीरो होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो कई ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पर वैल्यू जीरो होना पॉसिबल है, और उन वाले में हम बोलते हैं कि आप एसएलएम लगा लो और बाकी में डब्ल्यूडीबी लगा लो, ठीक है। कई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी हैं जिसमें एसएलएम लगाया जाता है। तो आपको वो नहीं जानना है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसको अभी रहने देते हैं। अभी मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। अब ये दोनों मेथड कैसे यूज होते हैं उससे पहले एक छोटी सी और थ्योरी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बात यहां आई गई। सर, डेप्रिसिएशन के ऑल्टरनेट नेम्स क्या हैं? ऑल्टरनेट नेम्स क्या? डेप्रिसिएशन को बस डेप्रिसिएशन बोला जाता है? नहीं बेटा, डेप्रिसिएशन के ना गांव घर के जो भाई बंधु हैं उनके हिसाब से इसका नाम समझना। डेप्रिसिएशन अगर हमारे टेंजिबल एसेट्स पर हो रहा है, पहले तो डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड वाले पर होता है, ओनली ओनली फिक्स्ड एसेट, ये तो मैंने शुरू में ही बोला, करंट एसेट पे नहीं होता। इसमें भी एक है टेंजिबल, एक है इनटेंजिबल, ठीक। अच्छा, इस टेंजिबल के अंदर में भी अब समझना, ये नॉन टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी वाली नहीं है, नॉन टेक्नोलॉजी वाली, ठीक। अच्छा, अब एक होता है टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। एक होता है क्या? टेक्नोलॉजिकल एसेट्स, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एसेट्स, ठीक। फिर एक होता है आपका नेचुरल एसेट, नेचुरल एसेट, यानी कई लोग इसको ना वेस्टिंग एसेट भी बोल देते हैं। कौन सा? वेस्टिंग एसेट भी इसका नाम बोल देते हैं। ये चार भी इसी के नाम है बेटा, ठीक है। तो देखो, जब हम लोग क्या करते हैं कि ये टेंजिबल वाले बिजनेस के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, एक सेकेंड रुकना,
टेंजिबल वाले, ये ध्यान सुनना, टेंजिबल वाले के ऊपर हम लगाते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग नॉर्मली डेप्रिसिएशन वर्ड बोल देते हैं। ये नॉर्मल सा डेप्रिसिएशन वर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद इनटेंजिबल के ऊपर जब हम लोग लगाते हैं, तो इनटेंजिबल वाले के अंदर में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको कहते हैं एमोर्टाइजेशन। तो दूसरा याद रखोगे, इनटेंजिबल में डेप्रिसिएशन का नाम बदल के एमोर्टाइजेशन हो जाता है, ठीक। टेक्नोलॉजी पर जब हम लगाते हैं, यानी टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट होती है, ठीक है, ऑब्सलीट होती है, तो इसके अंदर में हम लोग जो लगाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्सोलेंस। क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेंस, ठीक है। तो ऑब्सोलेंस का मतलब, ठीक है, ऑब्सोलेंस का मतलब होगा कि ये ऑब्सलीट हो रहा है, यानी पुराना, आउटडेटेड हो रहा है, आउटडेटेड, ठीक। और नेचुरल एसेट क्योंकि डिप्लीट होते हैं, तो इसको हम डिप्लीशन कहते हैं। डिप्लीट मतलब खत्म होना, ठीक है। डिप्लीट मतलब क्वांटिटी वाइज एकदम खत्म हो जाना, क्वांटिटी वाइज ड्रास्टिकली गिरते जाना, ठीक है। तो ये हुआ 4 ऑल्टरनेट नेम, ठीक है, जो डेप्रिसिएशन को ही बोले जाते हैं। एक तो खुद डेप्रिसिएशन, दूसरा है एमोर्टाइजेशन, अगर इनटेंजिबल चीजें हो, जैसे गुडविल हो, पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, ठीक है, उस पे, ठीक, जैसे बिल्डिंग हो, ठीक, या फर्नीचर हो, या प्लांट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। लेकिन गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट पे क्या बोल देंगे, एमोर्टाइजेशन। और अगर टेक्नोलॉजी वगैरह का है, जैसे कि मैं आपको बोलूं कंप्यूटर है आपका, या कुछ आपका टेक्निकल वाली मशीन्स हैं, तो वो क्या होंगी, ऑब्सलीट होंगे, ठीक है। और अगर कोई नेचुरल एसेट है, जैसे आपका माइन है, रेत का है, ठीक है, तो वो सारी चीज का आपका क्या होगा, वहां पर हम बोलेंगे डिप्लीशन होगा। तो ये चीज को भी आप याद रखोगे, नाम डेप्रिसिएशन के ही है ये, ठीक। अब सर कैलकुलेशन बता दो सर, असली गेम तो यहां फंस जाते हैं हम, ठीक है। ऊपर के आपको लॉजिक्स आप खोजते रहना, वीडियोस मिलेंगे, कुछ ही वीडियोस हैं वैसे, मैं ये नहीं कहूंगा कि बस मेरी ही वीडियो है, कुछ वीडियोस हैं, ठीक है, हम भी गो थ्रू करते रहते हैं अपने कॉम्पिटिटर को समझने के लिए। तो कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे जहां पर ये बारीकी भी बताई गई है, बट कैलकुलेशन वाला ऑलमोस्ट हर जगह पर मिलेगा आपको। आज हम कैलकुलेशन एकदम इजीएस्ट फॉर्मूला से करते हैं। पहले मैं आज के वीडियो में एसएलएम पर फोकस करूंगा, फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे डब्ल्यूडीवी की बातें, ठीक है। सर एसएलएम की बात बताओ, देखो वो कहानी ऊपर से उठाते हैं और समझते हैं। देखो लेट सपोज एक मशीन था, सॉरी एक बाइक थी, एक बाइक मैंने आपको बताया था 1 लाख रुपए में लिया, ठीक। और मैं बोल रहा हूं, अभी स्क्रैप वैल्यू को साइड करते, वो तो लॉजिक मैंने बता दिया। ये आपका इसका लाइफ मैंने बोला ये 10 इयर्स चलेगी। ये कितना साल चलेगी, 10 साल चलेगी, और 10 साल के बाद ये खत्म हो जाएगी, ऑलमोस्ट मान लो काम लायक नहीं रहेगी। तो अब आप बताओ सर डेप्रिसिएशन कितना लगाएं। तो अभी क्योंकि हम डेप्रिसिएशन लगाने के लिए एसएलएम चूज कर रहे हैं, तो एसएलएम बोलता है हर साल, जो उसका एसएलएम बोलता है ऑलवेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, ऑलवेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट लगेगा। तो हमेशा इक्वल इंस्टॉलमेंट बनेंगे, ठीक है। तो इसको हम जब निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 इयर्स, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 10,000 रुपए हर साल इसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन आएगा, गिरावट आएगा। एसएलएम हमेशा क्या बोलता है, जो भी रेट भी अगर 10% भी लिखा होता तो भी वो 1 लाख पे ही लगता, या 10 इयर्स करके दे दिया तो भी हम इक्वल इंस्टॉलमेंट में निकाल लेंगे कि 10,000 ही होगा। तो आप 10% भी इसका रेट भी निकालोगे, अगर डेप्रिसिएशन का रेट भी निकालोगे बेटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये भी दिखा दे रहा हूं आपको करके। 10,000 का अमाउंट आया, 1 लाख का ये रहेगा, इंटू 100 आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10%, और 10% लगाकर भी निकालोगे तो 1 लाख का 10% 10,000 ही आएगा, जैसे भी आप कर लो। पहली बात तो ये समझा दी आपको। चलो सर ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, आप बताओ। देखो मैं बोला बाइक आई, नई नई बाइक 1 लाख की आई, 1 साल यूज किया, 31 मार्च को, 31 मार्च को 1 साल जब रगड़ के यूज कर लिया, तो मेरा 10,000 गिर गया। अब 10,000 गिर गया, तो मेरे पास बैलेंस बचा 31 मार्च को, किस दिन, 31 मार्च को कितना बचा, 90,000। फिर 1 साल और यूज किया, तो 31 मार्च को गया, तो फिर से 10,000 घट गया।
फिर उसके बाद 31 मार्च को 10,000 घट के मेरी वैल्यू बच कितनी गई, 80,000। ठीक, बैलेंस बच गया। ये मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं और ये मैं उसका बैलेंस दिखा रहा हूं। ये मैं डेप्रिसिएशन उस पे लगाया और ये मैं उसका बैलेंस दिखाया। ठीक है, अब फिर से 31 मार्च एक साल और आया, एक साल और उस पर डेप्रिसिएशन, फिर 10,000 रुपए कट गया। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, 31 मार्च को जब कैलकुलेट किया ये कटने के बाद, तो हमारा बैलेंस बच के आया, लेट सपोज ये आ गया हमारा तो 70,000। ठीक है, अभी यहां पर हम समझाते हैं इसका आगे का कंसेप्ट। देखो, अब क्वेश्चन लेट सपोज इसके बाद ऐसे डेप्रिसिएशन बोला और इसके बाद आपको बोलता है, तीन केसेस में आपको समझाना चाहूंगा, केस 1, केस 2 और केस 3, सेल के केसेस। ये बोलता है कि आपने इसको एसेट को बेच दिया, सोल्ड, एसेट सोल्ड। एक केस देगा 70,000 में बेच दिया। ठीक, एक केस आपको देगा कि लेट सपोज आपने 85,000 में बेच दिया, और एक केस देगा आपने 60,000 में बेचा। आप लॉजिकली बताओ बेटा, अगर 70,000 की बैलेंस बची मेरे पास और मैंने इसको 70,000 में ही बेचा, तो सोल्ड हुआ 70,000 में ही, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो आप बोलोगे सर नील वैल्यू आई, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये तो कोई भी बता सकता है। अगर 85,000 में 70,000 बेचा था वैल्यू, 85,000 में 85 में बेच दिया बेटा, तो अगर मैं 70,000 की चीज को 85 में बेच दिया, तो मेरे को सर 15,000 का हो जाएगा क्या, प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं 60 में बेचता, तो 70,000 की चीज को मैं 60 में बेचता, तो मेरा नेगेटिव में 10,000 आ जाता और ये हो जाता मेरा लॉस। इतना बात समझ में आया? इतनी बातें समझ में आई, पहले ये बता दो। आ रहा है ना, एकदम परफेक्ट। ठीक है, अच्छा, तो यही चीज मैंने बोला कि कॉस्ट था, उसमें से मैं हटाया, मैंने तीनों केस आपके सामने रखा कि जितना वैल्यू बचा उतने में बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, एक्स्ट्रा में उससे 1 रुपए भी एक्स्ट्रा बेचेंगे तो प्रॉफिट, और 1 रुपए भी नीचे बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? ठीक है, हो गया आपका एसएलएम खत्म। यहां पे आपका एसएलएम बेटा यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन अब इसको सर अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करते हैं, मैं सिंपल आपको बताऊं। देखो, मैंने ना मैथ है तो मैंने ऐसे ऐसे लिखा, अकाउंट्स के दो साइड होते हैं, डेबिट क्रेडिट। तो अब मैं क्या करूंगा, बढ़ने वाली चीज एक साइड लिखूंगा, घटने वाली चीज एक साइड लिखूंगा, बढ़ने की चीज एक साइड, घटने की चीज एक साइड, बढ़ने की साइड और घटने की एक साइड। सुनना, अब इन्हीं चीजों को, इसी कहानी को मैं आगे लेके चल रहा हूं और लिखता हूं। देखो, मैं यहां लिखा एक एसेट का अकाउंट, बाइक अकाउंट। आप लोग ऐसे ही बनाते हो, तो मैं यहां बना रहा हूं कि सर पहले बनाते हैं हम लोग, रुक जाओ, डेट, एक सेकेंड सॉरी, डेट, पर्टिकुलर, आपका जेएफ, आपका अमाउंट, फिर आपका अगेन डेट, फिर आपका पर्टिकुलर, फिर आपका एलएफ या जेएफ सॉरी, और फिर आपका अगेन एक अमाउंट, और फिर एक ये। और यहां पर मैं लिख रहा हूं डेट के बाद वही पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जेएफ सॉरी हाँ जेएफ, फिर अमाउंट, और इस साइड में लिख दूंगा डेबिट और इस साइड में लिख दूंगा क्रेडिट। ठीक, अब सुनना, जब जब बढ़ा एसेट इधर लिखेंगे, क्योंकि एसेट डेबिट में बढ़ता है। जब जब घटा एसेट इधर लिखेंगे, तो जब जब घटेगा इधर लिखेंगे। आप देखते रहना, आप खुद बताओगे सब बढ़ता किससे है घटता किससे है, देखते रहना। अब मैं उसी चीजों को लिखूंगा, बस ऊपर नीचे ना लिख के साइड साइड। पहले बाइक खरीदा, बाइक बढ़ा, तो मैं यहां लिखूंगा कि 1 अप्रैल को मैंने बाइक खरीदी। लेट सपोज मैं यहां लिख दे रहा हूं 2019 का डेट, उधर भी डेट वही मान लेते हैं एक। तो मैंने जब बाइक खरीदा तो क्या लिखूंगा, बाइक खरीदा तो एंट्री क्या होती है, बाइक टू बैंक। तो बैंक से मेरा पैसा गया, ठीक है, मैं नंबर 1 डाल दे रहा हूं इसको, कि मेरा 1 लाख रुपए गया था, 1 लाख का मेरा बाइक आ गया मेरे पास, तो बाइक आने का रीजन मैंने लिखा टू बैंक। अब हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा, तो मैं लिखा 31 मार्च। देखो 19 है, तो 19 से आगे जाएगा तो 20 में खत्म होगा ना मार्च,
ठीक, अप्रैल के बाद अगला मार्च तो 20 का, तो 20 को मैंने यहां पर लिखा बाई डेप्रिसिएशन, वही चीज लिख रहा हूं मैं 1। ठीक है, 1 क्यों लिख रहा हूं, मान लो दूसरी मशीन तीसरी मशीन खरीदते तो 1 लिखने से इजी हो जाता कि 1 1 का ये है, 2 2 का ये है। ठीक है, अब सुनना देखो, तो मैंने पहला बाइक लिखा, घटने वाली चीज एक साइड लिखेंगे तो घटने वाली चीज लिख दे रहे हैं, तो 10,000 घटा दिया मैंने। ठीक, अब मेरा बैलेंस कितना बचा इस दिन पर, तो 31 मार्च 20 को ये कटने के बाद देखो 1 लाख में से 10,000 चला गया, तो मेरा बाई बैलेंस CD1, सब 1 में लिख रहा हूं, 90,000 बचा। वहां भी तो यही किए थे, ये भी 1 लाख आ गया, ये भी 1 लाख आ गया। अब ये बीडी को सीडी को कर देंगे बीडी बीडी। ठीक, बीडी करने का रीजन, ये लेजर अकाउंट में जब भी बताता हूं तो बताता ही हूं आप लोगों को। ठीक है, कैरिड डाउन को अब हम ब्रॉट डाउन कर रहे हैं, अब 1 अप्रैल 20 को आ गया हम। ठीक है, ये बैलेंस 1 है। अब 31 मार्च 21 को 1 साल और चला, तो फिर से आपने बोला था ना डेप्रिसिएशन हुआ है सर, तो फिर डेप्रिसिएशन 1 ही लगा रहे हैं, 10,000 और गिरा है सर, तो मेरा इस बार 80,000 बचा था वैल्यू, मैंने वही लिख दिया। तो मैं 31 मार्च को मेरी वैल्यू कितनी बच जा रही है, 31 मार्च को बाई बैलेंस CD1 80,000 बची, फिर मैं इसको 90,000 जोड़ दिया। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद ये सीडी को फिर से ब्रॉट डाउन कर रहे हैं, 1 अप्रैल 21। ठीक है, तो टू बैलेंस BD1। ठीक है, तो ये हुआ क्या, 80,000, और 31 मार्च 21 फिर डेप्रीसिएशन 1, तो ये हुआ मेरा 10,000, और फिर 31 मार्च 21 को बाई बैलेंस CD1 किए। ठीक, तो ये फिर कटने के बाद मेरा बचा कितना, 70,000। ठीक, अब मैंने क्या किया, 1 अप्रैल 21 को लिखा टू बैलेंस, यहां पर भी 80,000 ये जोड़ दिया मैंने, ये भी 80,000 जोड़ दिया। अब बैलेंस बीडी किया 1, मेरा यहां आया 70,000। अब मैं इसी दिन पर 1 अप्रैल को ही मैंने क्या किया, ये सॉरी 31 मार्च, ये 1 अप्रैल, तो ये हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, 31 ये ठीक है, और ये यहाँ 22 होगा ना बेटा, हाँ वही तो, ये 22 तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पे भी 22 भी करना, रुक जाओ, ये 22 ये 22 और ये हो जाएगा हमारा फिर अप्रैल में ही, तो 1 अप्रैल को ही अब हम क्या करने वाले हैं, एसेट को बेच देने वाले हैं। ठीक है, अब जब 70,000 का हो गया, तो अब हम जब बेचेंगे बेटा तो एसेट बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा ना, तो घटेगा तो इसी साइड लिखेंगे बाई बैंक। मैं तीनों केसेस लेकर आपको यहीं पर दिखाऊंगा ना, 3 कलर से 3 केसेस को दिखाऊंगा कि कब क्या लिखना चाहिए। ठीक है, अगर मैं क्या करता, केस 1 लेता हूं अभी, कि केस 1 में मैं 70,000 में ही बेचता, देखो बेटा 70 की चीज 70 में, तो अगर मैं 70 में लिखता तो यहां भी 70,000 लिखता, तो 70 और 70 दोनों साइड देखो खुद से टैली हो जाता। ठीक, ये भी और ये भी, और इसके साथ मेरा यहाँ अकाउंट हो जाता क्लोज, ये खत्म, ये समझ में आया। ठीक है, ये तो सिंपल था। इसी का अब देखो मैं और करके बस ये वाली एंट्री को समझा रहा हूं आपको, इसी का ऑप्शन में समझा रहा हूं ना, सारे एंट्री को नहीं समझा रहा, सारा ऊपर का सेम रहेगा, ये वाली एंट्री को ऑप्शन में समझा रहा हूं कि इसका इंपैक्ट क्या आता। अगर मैं केस 2 लूं, ये हुआ मेरा केस 1, केस 1, अब मैं उठा रहा हूं केस 2। अगर मैं केस 2 किया होता तो यहां पर लिखता टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तो सेम लिख देता, 70,000 आया होता। केस 2 में मैं 1 अप्रैल 22 को क्या किया होता, लेट सपोज 1 अप्रैल 22 को मैं क्या किया होता, यहां पर बेचता। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में मैं बेचता 85 में, घटता ना मेरा। ठीक है, बैंक से घटता, ठीक, बैंक से घटता, सॉरी बैंक में पैसा आता, एसेट तो मेरा घटता ना, तो 85,000 यहां मैंने पैसा आया लिख दिया। लेकिन एक बात बताओ, मेरे को इसको बेचने पे इस बार यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, तो मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। बेटा प्रॉफिट हुआ तो मेरे लिए बढ़ने का बात है, अच्छा भी बात है, तो बढ़ने वाली चीज को, अगर मेरे को प्रॉफिट होता ना बेटा, तो मैं क्या करता, एक सेकेंड रुक जाओ, अगर मेरे को प्रॉफिट होता तो मैं इस साइड पर लिख देता, देखो यहां पर लिखता वो प्रॉफिट 2 P&L। ठीक है, और प्रॉफिट लिख देता, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल कर देता। और कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा, मेरे को 15,000,
तो मैं यहाँ 15,000 लिख देता। अगर मैं यहाँ 15,000 लिखा, ये मेरा 85,000 एक सेकंड में रब करके लिख देता हूँ ना, ताकि आपको ये रेड कलर अच्छे से दिखे केस 2 के बारे में। तो केस 2 के बारे में यहाँ पर बाई बैंक लिखा होता, ठीक, और ये मेरा कितना आ जाता 85। तो देखो इधर भी अब जोड़ोगे तो 85 ही आया, और इधर भी मेरा कितना आया 85 ही आया। इतना बात समझ में आया, दोनों साइड 85। सेकंड केस भी समझ में आया कि मेरा बेचने पर पिछली बार 70,000 आया था, तो मैंने सिर्फ 70,000 ही लिखा, 70,000 ही लिखा बैंक में, तो टैली हो गया। लेकिन 85 में बेचूंगा तो मेरे को 15,000 का जो प्रॉफिट हुआ वो भी मैं 2 के साइड में लिखना तो पड़ेगा, तब तो बैलेंस होगा। अब आते हैं केस 3 सर, केस 3 का ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। अब हम केस 3 की बात करेंगे, तो ध्यान से सुनना, केस 3 की बातें कर लेते हैं, एक सेकेंड ना, केस 3 पर आते हैं, ओके। हाँ, अब केस 3 सेम टू सेम फॉर्मेट बना रहे हैं। अब यहां पर केस 3 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 होता, लेट सपोज, ठीक। तो यहां पर हमारा क्या किया होता, 85, सॉरी, बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना था 70 ना, 70,000 का बैलेंस ब्रॉड डाउन था, सेम टू सेम लिखा मैंने। अब मैं बेच रहा था 1 अप्रैल 22 को कितना, बाई बैंक। मैंने जब बेचा तो केस 3 में कितने में बेचा मैंने, 60,000 में, तो मैं यहां लिखता 60,000। अब देखो मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस, 10,000 का लॉस हुआ बेटा। तो 10,000 का अगर मेरे को लॉस हुआ तो मैं यहां पर लिखूंगा बाई पी एंड एल, क्योंकि लॉस से घटता ना, तो यहां पर मैं पी एंड एल लिखता, लॉस ऑन सेल 10,000। और देखो अपने से ही इधर का भी जोड़ो और उधर का भी, 70,000 आके खुद टैली होके खत्म हो गया। तो ये तीनों केस होते हैं हमारे सेल के वक्त का। सेल के वक्त क्या होगा, अगर ये, अच्छा ये तो मैंने साल के शुरू में बेच दिया, अगर इस साल भी कुछ महीने यूज हो जाता, लेट सपोज कि 3 महीने यूज होने के बाद होता, लेट सपोज ये जून में बेचा गया होता, या जून के एंड में या जुलाई के स्टार्टिंग में, ठीक है, तो 3 महीने और डेप्रिसिएशन लगता, उसके बाद वैल्यू जो बचती उससे कंपेयर करते हैं। इतना बात समझ में आया। तो वहां पर एक एंट्री और जुड़ जाती, बाई बैंक के ऊपर बाई डेप्रिसिएशन भी जुड़ता, लेकिन साल के शुरू में हमने बेचा, इसलिए ये डेप्रिसिएशन की एंट्री होनी यहां पर जरूरी नहीं हुई। अगर मान लो मैंने यहां पर बोला ना, ये 1 अप्रैल को ना बेचकर, ये 1 अप्रैल को नहीं बेचकर किस दिन बेचे होते हम, अगर मिड ऑफ द ईयर में होता तो उतने महीने का पहले डेप्रिसिएशन 70,000 में से काट देते, जो वैल्यू होती उससे हम कंपेयर किए होते। मतलब यहां पर अगर कुछ महीने और चले होते तो यहां पर अगर कोई मंथ यूज्ड होता तो वो यहां पर उतने का डेप्रिसिएशन माइनस कर देते यहां पे, और जो फिर बैलेंस बचता, इस बैलेंस से ये नीचे की कंपैरिजन, ये चार्ट जो है ना, 70,000 से नहीं कंपेयर करके हम उस रिड्यूस्ड वैल्यू से किए होते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो एसएलएम का लॉजिक मैंने आज आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे उसमें ऐसे ही पहले लॉजिक डेप्रिसिएशन के डब्ल्यूडीवी का कर देंगे, और फिर एक जो वीडियो आएगी उसमें डेडिकेटेड छोटे छोटे कैलकुलेशन में एरर या कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसमें पार्ट ऑफ द मशीनरी सोल्ड भी होता है, वो भी लेकर आएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।